नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सरकार के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने तो शपथ ले ली, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, क्या चेहरे होंगे, टीम अशोक गहलोत में कौन होगा। ये सियासी गलियारों में, सचिवालय के गलियारों में आम जन के बीच एक चर्चा का विषय है कि वो चेहरे होंगे कौन। तो चलिए इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। सरकार का गठन तो होगा जब मैंडेट मिला है, सपोर्ट लोग कर रहे हैं जो चुने विधायक हैं वो, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? क्या इतना सहज होगा 5 साल? कुछ खास चुनौतियां अशोक गहलोत के सामने रहेंगी, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का होगा क्या? तो चलिए हम आपको मजमून के जरिए समझाते हैं, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी विक्रम सिंह जी हमारे साथ में हैं, निमिषा गौड़, भाजपा नेत्री हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आपको मजमून दिखाते हैं, फिर लौटते हैं पैनल के पास। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब सरकार के सामने कई चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी होगी। सबसे पहले तो सवाल किसान कर्ज माफी का ही उठ रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा की जाएगी। पिछली वसुंधरा सरकार ने 50,000 रुपए तक कर्ज माफ की घोषणा की थी। उसके बाद भी किसानों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ा। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार के सामने चुनौती होगी कि कैसे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाया जाए। इस प्रकार आपने बाकी राज्यों में देखा है, मुझे लगता है इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी लोगों को जो राहत की उम्मीद है वो बहुत जल्द मिलेगी। ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की एक कथनी जो है उस पर लोगों को विश्वास है। एमपी और छत्तीसगढ़ आगे निकल गए सर इसके अंदर। जैसे मैंने कहा ना, हम लोगों को हर एक को राहत देनी है और इसमें कोई संकोच किसी के मन में नहीं होना चाहिए, ना कोई आशंका होनी चाहिए। जो कमिटमेंट जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, प्रदेश की सरकार उन सभी कमिटमेंट्स पर खरा होगी। गहलोत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल बनाने की भी होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ध्यान भी रखा जाएगा। मंत्रिमंडल के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भी काफी लंबी है। सभी पक्षों को देखते हुए आलाकमान को अपने सिपहसालार नियुक्त करने होंगे। वहीं पिछली सरकार में नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद देखने को मिले थे। गहलोत सरकार के सामने बेलगाम नौकरशाही पर लगाम कसने की जिम्मेदारी होगी। नई सरकार के सामने मजबूत विपक्ष भी एक बड़ी चुनौती है। भाजपा के 73 विधायक सदन में विपक्ष के तौर पर मौजूद होंगे, जो कि हर मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती बनेंगे। साथ ही सरकार को अस्थिरता से बचाना भी इस नई सरकार के हुक्मरानों के लिए चुनौती होगा, क्योंकि ये सर्वविदित है कि कांग्रेस के प्रदेश में 2 खेमे हैं। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 सीटों को जीतने का सटीक गणित बिठाना भी इस सरकार के लिए चुनौती बनेगा। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के साथ पूरा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा हमारा मजमून। जो चुनौतियां अशोक गहलोत सरकार के सामने होंगी वो उसी को लेकर चर्चा करेंगे। महेश जी, चुनौतियां तो यूं जीवन में सरकार सब जगह होती हैं, लेकिन जो मूल चुनौती होगी कर्ज माफी की भी अगर हम बात करें तो कमलनाथ और मिस्टर बघेल दोनों इसमें क्रेडिट लेके चले गए। हमारे यहाँ पे शपथ ग्रहण का दूसरा दिन भी एक दिन पहला निकल ही गया, अगला दिन भी निकला, लेकिन कर्ज माफी के लिए क्या वास्तव में एक्सरसाइज की जा रही है? एक चुनौती मानते हैं आप इसे कि चुनौती भी है? बिल्कुल है। स्थिति ये है कि अभी जो जितना राजस्थान को वित्त नीति आयोग से जो पैसा मिला था वो 2800 करोड़ के लगभग का, 2800 समथिंग कुछ था। उसकी तुलना में अभी तक 2600 करोड़ तक का हिसाब हो चुका। अब ये और देना बहुत कुछ है, इसके हिसाब से तो बहुत कुछ देना है। अभी वो कहां से लाया जाएगा? तो कर्ज माफी चुनौती तो है, साथ साथ ही उसे जो कर्ज माफी के लिए जो फंड चाहिए या मतलब वो जुटाने के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती। दूसरा चुनौती है बेरोजगारों को रोजगार देने। भत्ते का भी एक वो किया है इन लोगों ने, भत्ते का भी है। तो कहीं न मतलब सबसे बड़ी जो अगर देखा जाए तो राजस्थान इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर। राजस्थान पर 3 लाख करोड़
से ज्यादा का मतलब कर्ज पहले से ही आ गया। ऐसी सूरत में फिर आपको जो नीति आयोग से जो मिला आपको पैसा जो है वो भी मतलब क्या कहता है उसके पेटे ही मतलब आपके पास सिर्फ 2000 करोड़ का रह गया। अब कहाँ से इतनी व्यवस्था होगी, कैसे होगी, किस तरह से उसको समय मतलब जो पूर्व की सरकार ने 50,000 के जो सहकारी ऋण जो है माफी की है तो उसकी का मतलब क्या कहते हैं क्या रहेगी, उसकी कैपेसिटी क्या है कि अधिकांश किसानों की जमीनें अभी भूमि विकास बैंक और कई जगह मतलब क्या कहते हैं ना लोन की और ये मतलब जितनी जो आपकी व्यावसायिक बैंक हैं उनके पास कर्ज के रूप में पड़ी हुई है। अब कैसे क्या होगा, किस रूप में किया जाएगा, किस सीमा तक किया जाएगा, ये सारा निश्चित करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। कहाँ से हम ये आर्थिक स्रोत जुटा पाएंगे, किस तरह जुटेंगे, ये एक चुनौती। विक्रम सिंह जी, बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही होगा। आप के सामने एक चुनौती होगी, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज प्रदेश पे है और जो स्कीम्स जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसको देख करके तो कर्ज का भार बढ़ेगा। अगर किसानों के कर्ज माफी की बात की जाए तो लगभग 90,000 करोड़ का टोटल, अगर संपूर्ण कर्ज माफी की बात की जाती है तो इतना कर्जा है। बेरोजगारों को भत्ते की बात आप लोगों ने कही, 3500 रुपए हम देंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिसकी वजह से आर्थिक भार बढ़ना है। रिसोर्सेज कैसे डेवलप होंगी, क्योंकि अभी आप प्रतिपक्ष में नहीं है, अब सरकार है, आपकी सरकार में बैठे हैं आप लोग। ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि वसुंधरा राजे फिस्कल डेफिसिट को लेकर के काफी निशानी पे रही कि जो है सरकार का राजकोषीय घाटा उसको लेकर के, तो ये कैसे मैनेज होगा? जी अभी मुश्किल से कुछ घंटे 30 घंटे समझिए ये समय निकला था। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारी चीजें हैं और एक मैनेजमेंट से संबंधित सारी प्रक्रिया है जो बिल्कुल शीघ्र पूरी करेगी सरकार, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज ही दिन में फाइनेंस सेक्रेटरी और मुख्य सचिव कोऑपरेटिव उनके बीच में सारी ये मीटिंगें हुई हैं। सभी सहकारी बैंकों और सरकारी बैंकों से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और किस तरह से व्यवस्था करेंगे ये तो हमारी जिम्मेदारी है और बिल्कुल ये करके दिखाएंगे। देखिए आप 2 राज्यों में हम कर चुके हैं, तीसरा हमारा राज्य है, शायद कल तक होने की कुछ उम्मीद है और बिल्कुल घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कम से कम मैनेजमेंट एक देखना पड़ता है, वो जरूर देखा जाएगा और देखना भी चाहिए। वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार लगी हुई है और बिल्कुल कार्रवाई शुरू हो गई। 24 घंटे से पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। अब देखिए जो वादे किए हैं उनको क्रमशः स्टेप बाय स्टेप पूरा करने की कोशिश की जाएगी और निश्चित रूप से हम इन वादों को पूरा करके दिखाएंगे। सब काम है प्रक्रिया के तहत और एक सिस्टम से होंगे, क्योंकि व्यवस्था को छेड़ना भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 50,000 के कर्ज को ये सरकार 3 लाख करोड़ से ऊपर का छोड़ के गई है। जो आप देख ही रहे हैं, वसुंधरा जी बड़े गर्व से कहते थे कि हमने बीमारू राज्य को निकाल दिया, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। आप सभी अर्थशास्त्री और जो समझ रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि पहले से 6 गुना अधिक कर्ज में सरकार, पिछली सरकार जो है पूर्ववर्ती सरकार राज्य को कर्ज में डुबो के गई। उसको निकालने में समय लगेगा और एक मैनेजमेंट प्रक्रिया के तहत इसको निकाला जाएगा और सरकार को भी, सरकार जो है हमारी अच्छे काम करके और राज्य को इन संकटों से उबारेगी और जनता को राहत मिलेगी। चलिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अभी चंद घंटे हुए हैं, अब ये सारी चीजें हमें एनालिसिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान स्थितियां हैं, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं रहे हैं कि आपके पास में कहाँ रेवेन्यू कलेक्शन का, जीएसटी के बाद में तो एक पर्टिकुलर आपके पास में जो सेगमेंट है उसके बाहर आप जा भी नहीं सकते। और अब पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होगा और इस हिसाब से आपके पास में 4 या 5 महीने का जो वक्त है, कुछ चीजें टाइम बाउंड होती हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष से बड़ा मजबूत है और प्रतिपक्ष की मजबूती का आधार ये कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रतिपक्ष में चली गई, लेकिन चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे कैलाश मेघवाल हो, उनका जब पहला रिएक्शन था तो उनका यही कहना था कि प्रतिपक्ष की हम मजबूत भूमिका अदा करेंगे। और जो टाइम बाउंड गवर्नमेंट ने लोगों को एक सपने दिखाए हैं कि हम कर्ज माफी 10 दिन में कर देंगे, दूसरे काम इतने दिन में कर देंगे, हम उस डिमांड को उठाएंगे कि 10 दिन बीत गए तो 11वें दिन से हम शुरू हो जाएंगे कि सरकार को सोने नहीं देंगे,
कि आम किसान, आम गरीब, जिसके सपनों को आप लोगों ने हाईजैक किया है, जो शब्द, क्योंकि मैं इसी वजह से बता रहा हूं आपको, उन नेताओं ने एग्जैक्टली यही कहा कि उन सब चीजों की याद हम दिलाएंगे। अब तो प्रतिपक्ष एक मजबूत है। महेश जी के पास फिर जाना चाहूंगा मैं। महेश जी, ये पूरी चैलेंजेस जो हैं, देखिए यहां तो बड़ी अच्छी बात है कि ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि मजबूत प्रतिपक्ष हो, सॉलिड सरकार हो। तो अभी ये स्थिति देखी जा सकती है। देखिए, सरकार बेशक 2 अंक पीछे रह गई हो मैंडेट के, लेकिन बीएसपी हो चाहे निर्दलीय हो, इनके अपने बागी जो जीत के आए हैं 6-7 जो भी हैं, वो साथ में आ ही रहे हैं, बिना कंडीशन के साथ दे रहे हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि सरकार के पास में बहुमत पर्याप्त होगा, लेकिन प्रतिपक्ष मजबूत है। ये मजबूती पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं, कम संख्या में जब जीत के आते हैं प्रतिपक्ष के लोग, तो हाउस में उनका वो वजूद काफी कम होता है। होना तो यही चाहिए कि उनका एक रेस्पेक्ट हो, लेकिन पिछले बार हम 14वीं विधानसभा का एक एक्सपीरियंस शेयर करें तो बहुत अच्छा नहीं रहा प्रतिपक्ष के प्रति। तो ये कह सकते हैं कि एक चुनौती ये भी होगी सरकार के सामने। बिल्कुल है। 2 चीजें हैं। सत्तारूढ़ दल की अपनी जो चुनौती है वो भी कम इसलिए नहीं है क्योंकि उसके सत्ता के 2 केंद्रों, उनमें समन्वय तालमेल। इसके अलावा विपक्ष जो मजबूत है उसकी मतलब के दाव पेचों को समझना और उसके हिसाब से आपको फैसले लेना, या मतलब उससे आगे बढ़कर के जो चैलेंजेस है उनको चुनौती है। दूसरा ये है कि जो आने वाले दिनों में, चूंकि लोकसभा चुनाव है सिर पे, तो ये मान के चलिएगा कि घायल, जिस तरह से घायल शहर होता है जिसे आक्रमण करता है, तो ये जो जैसे चुनाव के जो नतीजे आए, तो जो घायल शहर का मतलब जो सत्तारूढ़ दल अभी जो गया है भाजपा, वो तेजी से आक्रमण करेगी और विपक्ष की भूमिका में ये सार्थक काफी मजबूत नजर आती है। जबकि कांग्रेस सत्ता में बैठना ज्यादा पसंद करती है और सत्ता चलाना भी जानती है, लेकिन भाजपा जो है विपक्ष की भूमिका में बहुत मतलब मजबूत नजर आती है ऐसे समय में, और वह भी 73 सीटों पे बैठ के। तो वो मतलब क्या कहता ना, और उन्होंने चैलेंज भी किया है कि हम 10 दिन बाद में हम तैयार हैं आप। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वित्तीय स्थितियां, समन्वय की, स्वयं के भीतर समन्वय का और उसके अनुसार फैसले लेना। अब आप ये देखिए, राहुल गांधी जी ने अब ये कह दिया केंद्र सरकार पे कि वो किसानों पे कर्ज माफी मांगे, मतलब घोषणा आपने की है, लेकिन केंद्र सरकार पर पाले में गेंद प्रेशर, क्योंकि 4 लाख करोड़ का कर्ज पूरे देश भर में किसानों का अगर माफी होती है, करीब लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है, वो मतलब केंद्र सरकार को देते। तो मतलब एक मतलब स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के लिए भी एक संकट हो गया कि अगर 3 राज्यों ने ये मांग की है कर्ज माफी की, तो दूसरे राज्य भी हैं, वो भी किसानों की कर्ज माफी करेंगे जी। तो केंद्र का भी तो चले। लेकिन महेश जी, यह एक सवाल है कि कर्ज माफी 2 राज्यों में हो गई है। छत्तीसगढ़ ने कह दिया कि हम कर रहे हैं, और कमलनाथ के पहले फाइनल पे सिग्नेचर यही हुए हैं। राजस्थान में भी निश्चित रूप से करना होगा। अशोक गहलोत ये बात कह चुके हैं कि 10 दिन का मतलब 10 दिन है, हम 10 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफी कर देंगे। क्या ये लोकसभा चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बीजेपी का? बिल्कुल है। देखिए, किसानों की आज की तारीख में भी 70% जनता जो है वो किसान गाँव के अंदर रहती है। गाँव किसान कृषि पर आधारित है। अब अगर उनके सामने अगर ये जो 70% वोट बैंक जो है वो हर वर्ग का है, ब्राह्मण से लेकर के आपको निम्न आपके दलित वर्ग तक के भी लोग इसमें शामिल हैं, सर समुदाय के सब समुदाय के सब लोग बाग हैं, तो किसान की कोई जाति नहीं है। हाँ, 70% आबादी। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार चर्चा करना चाहूंगा, निमिषा गौड़ हमारे साथ में है भाजपा से। निमिषा जी, मैं जानना चाहूंगा कि किसान कर्ज माफी, कांग्रेस का इसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अगर 3 राज्यों में कर्ज माफी होती है तो एक भरोसा बनता है। आप लोगों ने भी किया है। लास्ट का जो सेशन रहा उसके अंदर वसुंधरा जी ने 50,000 रुपए के कर्ज माफी की बात कही, कुछ जगह चेक भी बटे, प्रक्रिया भी आप लोगों ने शुरू की। लेकिन सबका फोकस इसी पे है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान भी कर्ज माफी कर रहा है।
तो इसको काउंटर कैसे करेंगे? 50,000 या संपूर्ण कर्ज माफी, किस तरह से रहेगा बीजेपी का एंगल? योगेंद्र जी, जो अभी स्थितियां अभी राजस्थान की है, राजस्थान की या भारत की माने तो अन्नदाता का जो मुद्दा है वो जब कर्जे से डूब गया तो दो बातें सामने, एक तो राहत दिया जाए, ऋण से मुक्ति देकर राहत दिया जाए, और एक निरंतर समगामी प्रयास किए जाए उनकी आय को बढ़ोतरी करने की। तो किसान कल्याण मंत्रालय नाम रख करके प्रधानमंत्री जी ने कल्याण का जो एक अवसर देने का, प्रदान करने का प्रारंभ किया, वो पूरे देश भर में सराहनीय है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, 3 राज्यों में एक कर्ज माफी का जो वादा करके आई, पहले बात तो कर्जे से दंडित भी आप दंडित करने जैसे हालातों में पहुंचाने वाली कांग्रेस अब कर्ज माफी की बात यदि करती है तो वो भी उन्हीं के द्वारा पैदा किया गया। और मैं कहूँगी कर्नाटक में भी ये वादा किया था इन्होंने। कर्नाटक के आप जाके देखेंगे, आंकड़े पता लगाएंगे उस सरकार बनने पर समय कितना हो गया और कितनी ऋण मुक्ति दी गई है, वो आप अपने आप में आंकड़े देखने लायक हैं। आज कांग्रेस की स्थिति राजस्थान के अंदर कोई बहुत बड़े वोट के साथ नहीं आई है। 2008, 2013 और 2018 के जब चुनाव परिणामों की हम समीक्षा करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी के इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट जो है सीधा है कि थोड़ा एक से कहते हैं ना वो सांप्रदायिक थोड़ा प्रचार दुष्प्रचार के माध्यम से सांप्रदायिकता कौन करती है, कौन ले जाता है सांप्रदायिक की तरफ? मैं आ रहा हूँ विक्रम सिंह जी, आऊंगा आपके पास। उल्टा चोर कोतवाल का बैठे, मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। हाँ जी जी, इस तरह की आपके उलट पड़ेंगी, आप तो 21 पर पहुंच जाते सब जनता जानती है। जब आपको शासन का मौका दिया जाता है तो आप सिमट करके कुछ प्रतिशत रह जाते हैं। वो सब झूठ का जाल बुना हुआ था। अब वोट की परसेंटेज आपके पास उस ज्यादा है नहीं, तो अब जनता समझ गई आपको, इसीलिए सत्ता से बाहर कर दिया आपको 3 स्टेटों में। राजस्थान की जनता ने लगाया उस सुशासन के माध्यम से किसानों की स्थिति को बढ़ाते हुए यदि राजस्थान के अंदर ये लोग, क्योंकि आप इन्होंने अशोक गहलोत जी ने खुद तारीफ की कि हम योजनाओं को आगे लेके जाने वाले हैं, हम इनको लगातार, क्योंकि योजनाएं सार्थक है और अच्छी योजना है, उनको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ किसानों की स्थिति मात्र वो दंड जो आपने कर्जे के रूप में किसानों को दिया है वो माफी करिए। आप कौन सा दंड? आप किस तरह की बातें करिए? कर्जदार तीन स्टेट में से 15-15 साल से तो दो जगह तो आप राज कर रहे हैं, आप राज कर रहे हैं। उनका दोषी कौन है? उनका दोषी कौन है? आप बताइए। आप देखिए, ये कहने मात्र से इल्जाम साबित नहीं होता है। साबित तो हो गया ना। एक राजस्थान को छोड़ के आप दो जगह तो आप शासन में है, तो वहाँ कर्जे में किसने डुबोया? उन्हीं 2 स्टेटों में जहाँ भाजपा शासित 3 से ज्यादा प्रदेशों में 25,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। उनके जिम्मेदार आप हैं। रिकॉर्ड जो आज भी सर्वाधिक है, कर्नाटक में सर्वाधिक कांग्रेस का शासन पाल रहा है और किसान आत्महत्या पर जो राजनीति करना करते हैं ना, ये झूठे आंकड़े करने की तो आदत है, भाजपा को आदत है इस तरह के आंकड़े। 2009 आप देखेंगे जब इनके शासन के काल था तब लगातार आपने किसान को राहत पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया 5 साल में। 5 बजट आपके चले गए, एक भी पैसा अभी अब माफ करने की बात आपने जब की है जब कांग्रेस ने ये कहा है। दूसरी बात यह है कि आपने 50,000 के कर्जा माफ करने की आखिरी जो सहकारी बैंकों से जो छोटे कर्ज दिए गए उनकी बात की आपने कभी किसान की बात नहीं सुनी है। 5 साल में आप गूंगे बहरे बन के बैठे रहे। आपने देखिए चयनित कृषक कौन से, इन्होंने मध्य प्रदेश में जो इनके जो लेटर निकला उसमें चयनित कृषक, अब इनको चयनित की कैटेगरी बताएं। ये वर्ड्स में जो आप हमारे अन्नदाता को गुमराह कर रहे हैं, कोई गुमराह नहीं होगा, कोई गुमराह नहीं किया, कोई गुमराह नहीं हो रहा है कि 20,000 पैराशूट काट दूंगा। आप देखिए वो पैराशूट और ये सब है ना, ये सब हमारे पार्टी का अंदर का मामला है, उसमें आप मत उलझिए। आप नीति और रीति की बात करिए। चलिए आपने शासन किया है। चलिए विक्रम सिंह जी, मेरा एक सवाल है निमिषा जी, आपने एक बात कही है कि कर्ज में भी आप ही ने डुबोया और अब आप ही माफ कर रहे हैं। देखिए एक बात है, कर्ज में कैसे डूबा किसान, किसने डुबोया, एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन कर्ज माफी सरकारी खजाने से होगी वो, है ना। ये केवल कोई कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के कोषाध्यक्ष का पैसा नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। चाहे आपके वक्त 50,000 का हो, चाहे वर्तमान सरकार जो भी अमाउंट फिक्स करके कर्ज माफी करती है, ये महज केवल इस वर्ष से कहने से काम नहीं चल सकता कि हाँ चलिए कर्ज माफी। लेकिन प्रदेश को निश्चित रूप से आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में एक लिमिटेड मनी है। अब वो चाहे आप कर्ज माफी में खर्च करें या फिर विकास की योजनाओं पे खर्च करें, कोई सरकार चाहे कोई भी हो। और आर्थिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो,
आप अगर कर्ज माफी की ओर लेके जाते हैं, सब्सिडी की ओर अगर लेके जाते हैं इस देश को, तो बहुत ज्यादा विकास नहीं हो सकता। केवल हम एक वोट की खातिर आप हो चाहे आप हो, सच्चाई से उसको इस योग्य बनाइए, खड़ा करिए उसको, अन्नदाता हो चाहे बेरोजगार हो, कि जो बिल्कुल अपने कभी मुझे नहीं लगता कि कोई किसान ये बात कहता है कि साहब मेरा कर्ज माफ कर दीजिए, लेकिन एक सिस्टम चल पड़ा है। अभी मैं कोऑपरेटिव के बारे में हम लोगों ने जानकारी जुटाई। कोऑपरेटिव में स्थितियां ये रही, आप लोगों के मैनिफेस्टो और चुनाव की वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन था लोगों ने देना बंद कर दिया कि जरूरत नहीं है, कोई भी सरकार आएगी कर्ज माफ होगा। तो मुझे लगता है कि ये परंपराएं कायदे से तो उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, वे राजनीति में सरकारें चलती हैं, पार्टियों की ओर से जो मेंबर्स उतारे जाते हैं चुनाव में, वो जीत करके आते हैं, सरकार बहुमत जिसका होता है उसकी बनती है, लेकिन ये पैटर्न बदलना होगा आप लोगों को। ये चीज है कि हमारा अन्नदाता क्योंकि पूरे मौसम पर निर्भर करता है, तो मौसम कई बार फ्लक्चुएट भी करता है, तो कई बार उसकी जो उत्पादन जो आता है उसका बाजार में जाता है, कई बार उसको नुकसान होता है, नुकसान नफा, वो एक अलग चीज है। मौसमी जो प्रभाव है और जो प्राकृतिक प्रकोप है, उन सब की वजह से यदि कोई स्थितियां ऐसी आती है, तो इसीलिए ऋण राहत आयोग का एक प्रोसेस प्रत्येक संभागीय जिले स्तर पर भी प्रारंभ किया करके छोड़ के गए हैं। निमिषा जी, रिलीफ फंड एक अलग बात है, कर्ज माफी एक अलग बात है। हम इसीलिए कहते हैं हमारे बीच स्वावलंबन से लेकर उत्पादन वितरण तक की जो एक पूरी संगामी व्यवस्था जो है वो छोड़ी है हमने। अब तो हम ये कहेंगे कि हम छोड़ के आप कहाँ गए हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, आप दिखाइए रिलीफ, किस तरह का रिलीफ? खाली कागजों में योजनाएं बनाने से शासन और नहीं चलते हैं और किसान को रिलीफ नहीं मिलने वाला है। आप देखिए, इनके लिए लॉन्ग टर्म स्कीम बनाएंगे हम लोग, किसान को उससे उबारने की कोशिश करेंगे। अभी तात्कालिक तो उसको एक रिलीफ देने की इसलिए आवश्यकता थी कि वो 5 साल से आपके कुशासन से पीड़ित था, उसको तात्कालिक उसको रिलीफ देने की जरूरत थी, इसलिए दिया गया। बाकी हम अगले 5 साल में आप देखिएगा एक किसान के लिए अच्छे स्कीम बनेंगी जिसमें किसान को इस तरह के स्थितियों का सामना ना करना पड़े, उसको एमएसपी और उसको फसल जो बीमा है उसका लाभ ढंग से दिया जा सके। उसको मैं महेश जी के पास जाना चाहता हूँ। मैं महेश जी के पास एक सवाल, महेश जी मेरा एक सवाल है, एक बार आ रहा हूं आपके पास। मेरा एक सवाल है कि कर्ज माफी क्या वास्तव में किसान के उत्थान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है? क्योंकि जो एक रोचक बात आपको मैं बताता हूं, आज किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है, किसान का कर्ज माफ कर दीजिए। माफ कब तक का करेंगे? जनवरी 18 तक का, उसी का माफ होगा। उसके बाद में फसली ऋण फिर दे दिया गया उसको, फिर 13,000 करोड़ का फिर कर्जा हो गया। तो ये सिलसिला जो चलता रहेगा, मुझे एक अच्छे से ध्यान है, बहुत छोटे हुआ करते थे कि खासकर हरियाणा में लोग बिजली के बिल जमा कराना 1 साल से बंद कर देते थे, नहीं होते थे कि साहब भी नहीं, जो सरकार आएगी वो हमारे बिजली का बिल माफ कर देगी, और वहां तो तुरंत फैसले भी होते थे, जो कह दिया वो माफ। तो एक परंपरा ऐसी डल जाएगी। किसान को आज आवश्यकता मुझे जो महसूस होती है ऐसी है कि उसे स्वावलंबी बनाना चाहिए। ये बात सही है, निमिषा जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि एक मौसम आधारित, क्योंकि पानी की कमी, हर जगह नहर नहीं है, मौसम आधारित फसलें होने लग गई, लेकिन उसके लिए रूल्स बने हुए हैं, क्लेमेटी रिलीफ फंड है, आप उसके जरिए पैसे दीजिए। देखिए, तो क्या उत्थान जिससे ट्रैक पे चल रही है सरकारें उससे संभव हो पाएगा? देखिए, मैं इस पे अपने निजी विचार ये है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना। हाँ, जैसे देश को अन्न पर निर्भर बनाया है, उसी तरह से किसान को भी आत्मनिर्भर बनाइए। अब आती है कि अगर हम अन्नदाता की बात करते हैं, तो दाता को आप मतलब इस तरह से क्यों बना रहे हैं उसको भिखारी के रूप में? मतलब उसको भिखारी नहीं कहूंगा मैं, उसको ये कहूंगा कि उसको याचक क्यों बना रहे हैं? याचक से तो वो अपने मतलब क्या कहते हैं, वो देखेगा जब भी उसको घाटा होगा, जब भी कोई को होगा, वो वापस आपसे एक वो अपेक्षा करने लग जाएगा सरकार से, हर कि हमारा तो कुछ नहीं, तो हमें पानी का देना है, न हमें बिजली का देना, न हमें कुछ देना। जबकि पानी का सिस्टम चालू करने के लिए बिजली की। महेश जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी मुद्दे पर।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के सामने मुंह आए खड़ी चुनौतियों की। आपके पास समय ब्रेक से पहले महेश जी, कर्ज माफी किसान की जरूरत है या उसे आत्म स्वाभिमानी बना करके उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके? जरूरत किस बात की है? देखिए, स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें दी थी, कमेटी ने जो सिफारिशें दी थी, उसमें मुख्य मकसद ये था कि उसको आय की उसकी वृद्धि होनी चाहिए और उसे आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर बनाने की एक बात हुई थी, लेकिन आत्मनिर्भर की बजाय वोटों की राजनीति जब शुरू हो गई है तब उन पे कर्ज माफी की बातें होने लगी। कभी बिजली के नाम से, कभी पानी के नाम से, कभी कैसे नाम से। स्थिति, आप इस चीज को कहां तक लेके जाएंगे, जबकि आपको ये मालूम है कि सिंचाई तंत्र के लिए राजस्थान जैसे जो राज्य हैं जहाँ पे मतलब आपके सिंचाई के लिए बाकायदा नहर बनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वो स्रोत तो है ही नहीं, कोई नदियाँ भी नहीं है, मतलब 12 महीने ज्यादा। तो नहर बनाने के लिए, वहां तक बिजली लाइन ले जाने के लिए, आपको सिस्टम को चलाने के लिए किसान को मतलब क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से भी मतलब क्या कहते हैं लॉस होता है, उसको बचाने के लिए मतलब पैसे की कहाँ किस सिस्टम में पैसा नहीं चाहिए, और आप सारी चीजें मुफ्त में कर दोगे तो ये सिस्टम हम स्वयं भंग कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये है ना कि आप ये दीजिए, या तो प्रोडक्शन जितना होता है उस पर सरकार कहते हैं कि साहब जितना भी किसान हमें ही बचेगा, बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मंडी, तो आप मंडी वाला सिस्टम कर दीजिए, तो ताकि जिससे मतलब क्या। महेश जी, मैं आप ही के पास में लौटूंगा। हमारे साथ दोनों पार्टियों के जो अतिथि हैं, मैं एक बार उनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों के लिए नई बात नहीं है ये, और दोनों ही इलेक्शन के दौरान जब सरकार होती है तो उसका दम भरने की पूरी कोशिश करते हैं। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट होती है तो कांग्रेस इसे बनाती थी, बीजेपी निवृत्तमान हुई है तो बीजेपी इसको जमकर। मैं आपके पास आना चाहूंगा निमिषा जी, किसान को ऋण के साथ ही आप इंश्योर भी कर देते हैं फसल बीमा योजना, लेकिन फसल बीमा योजना अभी तो आप लोग अब प्रतिपक्ष में आ गए। आपके नेताओं को ही मैं कहते हुए आपको बता दूंगा, आपके एक एक्स मिनिस्टर, उनसे मेरी बात हुई कि ये आपके लिए बड़ी एक वो रही योजना कि साहब कुछ नहीं है, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, माफ करिएगा, मैं आपको लाइव के बाद में उनका नाम बता दूंगा, आप पूछ लेना उनसे कि साहब बहुत बड़ा आडंबर है ये, और किसान मतलब इसमें एक ठगा सा रहता है और हम कुछ नहीं कर सकते, चाह करके भी कोई सरकार हो, आप इंश्योरेंस को खत्म ही नहीं कर सकते। सरकारों की नियत पे शक नहीं है इसमें, लेकिन एक ऐसा कॉकस तैयार हो गया उसमें। आप देखिए, आप जेब से आपकी से लग नहीं रहे, कोई सरकार क्यों नहीं चाहेगी किसान को पैसा मिले, लेकिन रूल्स ऐसे हैं कि उसकी फसल खराबी का उसको मुआवजा मिलता ही नहीं है। आज ये रिपोर्ट दीजिए, आज वो रिपोर्ट दीजिए, आप सरप्राइज करेंगे कि 17 की जो बीमा 2017 की जो फसलें खराब हुई थी, आज तक उनके पैसे निमिषा जी नहीं मिले हैं। आप तहकीकात कर लेना चाहिए इस बात को लेकर के, आज तक उनके पैसे नहीं मिले हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है बाकायदा। तो आप सोचिए कि जो चीज आप पैसे भी दे रहे हैं, उसका किसान भी अपने पेटे से पैसे दे रहा है, लेकिन वही बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उसको। केवल कर्ज माफी से क्या हो गए, बताइए मुझे आप। देखिए योगेंद्र जी, आपने बात की है कि आज जो हमारा अन्नदाता है वो बड़ी चैन की नींद इस फसल बीमा योजना के माध्यम से मात्र 12 रुपए के प्रीमियम से न केवल प्राकृतिक आपदा अपितु कीड़े खाने से और किसी कारण से उसकी फसल खराब होती है तो भी उसको बीमा का लाभ मिलता है। आपने कहा, स्टेटमेंट दिया, देखिए आपने नाम भी का भी उल्लेख नहीं किया, तो उनका व्यक्तिगत होगा, क्योंकि अभी जो दौर, चलिए मैं बता ही देता हूँ, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रभुलाल सैनी साहब, ये मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपका सम्मान करती हूँ, हाँ, वरिष्ठ नहीं, आपने एक बात कही कि ये आपने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट नहीं दिया, कोर्ट के और जरूर पूछेगा कि वास्तव में इसमें खामियां हैं क्या। ऐसा है कि वो एक बहुत ही हमारे मंत्री रहे हैं और ऐसा कोई बयान वो दे। और रही बात खामियों की या फसल बीमा योजना का लाभ मिलने की, तो स्पष्ट रूप से डिजिटलाइजेशन के युग में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और सीधा ऑनलाइन आपको आपका पैसा पूरा मिलेगा। इस बात को आप, ये जो सरकार है पूरे टेक्नोलॉजी के साथ, अभी मैं कहती हूँ अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री मोदी ऐप करिए और उस पर आप अपनी पूरी बात लिखिए, जो भी आपका विचार है या आपको लगता है कि उस फलानी रिपोर्ट पर वहां नहीं हुआ, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। क्योंकि अब हम डिजिटलाइजेशन युग में आ गए,
कागजों पर बात नहीं होगी कि लाल फीताशाही है, फाइल वहां पड़ी है, फाइल पास होने में समय लगेगा या फिर किसान को अभी लाभ मिलने में समय लगेगा। अपवाद स्वरूप किए गए व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगी। यहाँ बात है हमारे किसान भाइयों चलिए, की। आप तो ये तो बता सकते हैं कि इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है, आप इस बात को कहेंगी इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं हो रहा है जो अपने चाहे लाभ मिले नहीं मिले, लाभ मिले चाहे नहीं मिले। देखिए लाभ पूरा मिल रहा है। आज के युग में योजनाओं को जो पूर्व प्रधानमंत्री बैठ के पीड़ित होते रहते थे कि 1 रुपया देते हैं 15 पैसे भी नहीं पहुंचते, आज के युग में 30 साल पुरानी बातें कर रहे हैं आप। किस एक पूरे भाजपा को ये इस तरह के उदाहरण छोड़ देने चाहिए, कम से कम 70 साल 30 साल 35 साल। आप आज की बात करिए ना, आप किस तरह की डिजिटलाइजेशन की बातें कर रहे हैं। चलो मेरे सवाल का जवाब एक बार विक्रम सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब ले लूं, मैं आपसे भी लूंगा, आप तैयारी कर लीजिए। मेरी बात सुनिए निमिषा जी, अरे सशक्त बनाइए, किसान सशक्त बन रहा है, बिल्कुल किसान कब सशक्त बनेगा। नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं, मैं 20 सेकंड दूंगा आपको, मैं 1 सेकंड, नॉट ओनली 1 सेकंड, मैं 20 सेकंड दूंगा आपको। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि आप डिबेट में बहुत अच्छे से बोले जा रही हैं, मुझे तो सिर्फ आप इतना सा बता दीजिए कि आपकी सरकार 11 दिसंबर से पहले तक की आप लोग संतुष्ट हैं कि फसल बीमा योजना में किसान का जो भी खराब हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी तकलीफ रही, उसको उसके साथ में न्याय हुआ है? आप तो मुझे एक बात बता दीजिए, न्याय हुआ है उसके साथ में? चैन की नींद सोता है, क्योंकि अब उस पैसा लुटा के भी योजना के माध्यम से न केवल प्राकृतिक आपदा अपितु अरे साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ आपसे, उसको बीमा से पूरा फायदा मिलेगा। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं? आप मुझे आप पूछ के प्लीज जरूर बताइएगा। चलिए डिबेट में नहीं, मैं आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाऊंगा। सिर्फ मुझे तो ये बता दीजिएगा कि 2017 में 2017 अरे साहब सुनिए तो सही, आप सवाल पूछेंगे, सवाल मैं पूछ लूं या आप ही बोलते रहिए, मैं खामोश बोल दीजिए, ये बड़ी बीमारी है आप लोग। तो आप लोग कम से कम ध्यान दीजिए सवाल का। मैं सवाल नहीं सुनूंगा क्या? मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे आप, उत्तर कहां से देंगी? मैं कह रहा हूं 2017 में बड़ा विवाद का विषय बना था, गुजरात और राजस्थान में फ्लड आई थी 5 जिलों के अंदर, आपको ध्यान होगा, आप याद करिए। नरेंद्र मोदी साहब साबरकांठा और यहाँ के एरिया में घूम करके चले गए थे। उस वक्त वसुंधरा जी ने यहाँ का जायजा लिया था 5 जिलों का, सिरोही, पाली, जालौर, 5 जिले थे इस तरह के जिसमें प्रभावित हुए थे। आप मुझे आरटीआई के जरिए कैसे भी आप बता दीजिएगा, या तो फिर आपको मैं ऑनलाइन दिखवा सकता हूं, उस वक्त अगर मुआवजा आज तक किसान को मिला हो तो आप मुझे बता देना। योगेंद्र जी, हाँ। तो मैं आपको लाइव 17 की बात कर रहा हूं मैं तो 17 की बात बता रहा हूं आपको, उसका मुआवजा बता दीजिए आप। 17 की आप बात कर रहे हैं, 5 जिले जो प्रभावित रहे, प्रोसेस में होगा, उनके जो पेपर सबमिट होते ही उनको उनकी योजनाओं में उन बीमा के माध्यम से इंश्योरेंस फंड से पूरा पैसा मिलेगा। मैं आपको आपके चैनल पर क्लियर वक्तव्य दे रही हूँ कि कहीं पर भी कोई भी घोटाले की या किसने कहा घोटाला? 2 साल घोटाला किसने कहा? कुछ ऑन पेपर। अरे भाई घोटाला तो तब होगा कि जब वो पैसा मिलेगा। घोटाले के लिए किसने कहा आपको? आपको घोटाला किसने कहा? घोटाले के लिए किसने कहा? नहीं मिलने का मतलब घोटाला हो गया? नहीं मिलने का मतलब घोटाला हो गया? यदि उसने अप्लाई किया है और उसको नहीं मिला है, निमिषा जी आप क्लियर नहीं है, किसान कभी अप्लाई नहीं करता है। अरे मैडम आपको यही पता नहीं है कि ये तो डिजिटलाइजेशन। वाह 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 वाह, आप कहाँ जा रही हो? चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, आप मेरी सुन लेना, आपको क्लियर, आप बोल लीजिए। अभी दर्शक सुन रहे हैं, किसान अप्लाई नहीं करता है मैडम जी, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट को आधार बनाया जाता है, वो सर्वे करवाती है कितना खराब हुआ। पटवारी, कलेक्टर, एसडीएम, आप कैसी बात कर रहे हो साहब आप? अरे आप कैसी बात कर रहे हो मैडम? आपने कहा कि किसान ने अगर अप्लाई किया होगा, किसान अप्लाई नहीं करता है फसल खराबे के लिए। एक तो होता है कि सरकार की रिपोर्ट और एक होता है कि फसल बीमा, यदि आपकी फसल खराब हो गई है तो उस आधार पर किसान अपना बीमा के माध्यम से पैसा उठाए, दोनों ही आधार पर इसका पूरा मुआवजा किसानों को मिलेगा। धन्य हो, मैं मेरे ख्याल में अगर मैं इसको चर्चा को छोड़ दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं आप जैसे ज्ञानियों के बीच मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि निवेदन नहीं कर रही हैं आपको पता नहीं है कि फसल खराबा अरे मैडम फसल खराबा जो है उसका मुआवजा कैसे मिलता है, आप पहले इसको तो समझिए। आपको यही पता नहीं, आप कह रहे किसान ने अगर अप्लाई किया होगा तो उसको मिल जाएगा। 2 आधार पर यदि किसान कहता है कि मैडम गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है ये, इसमें पटवारी ऐसी बातें कर रही हो आप। तहसीलदार, अरे साहब किसान के लिखने से काम नहीं चलता है,
पटवारी की रिपोर्ट गिरदावरी जो होती है उसके आधार पे उसको फसल बीमा का लाभ मिलता है। तो 2017 की बात की आपने, 2018 में मैडम 2 मानसून चले गए, 2 मानसून चले गए। योगेंद्र जी आप ना मुद्दे से आज डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं मुद्दे से नहीं, आपने फसल बीमा योजना का जिक्र आपने किया, आपने किया जिक्र, आपने बोला, मैंने जवाब नहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। हर जगह बीमा योजना का फायदा पहुंच रहा है। आपने हमारे एक्स मिनिस्टर को कोट किया कि उन्होंने आपको व्यक्तिगत बयान दिया। व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक रूप से भी कहा, डिनाई किया। इट इज इन प्रोसेस। मैं तो डिनाई करती हूँ कि अब चलिए, हाँ ठीक है, मैं चलिए विक्रम सिंह जी आपके सामने चुनौती ये है, अभी निमिषा जी को प्रोसीजर नहीं मालूम है और आम किसान भी जानता है कि मुझे अगर फसल खराब हुआ है तो उसका पैसा मुझे मिलेगा कैसे। अभी तो नेत्री जी को ये मालूम ही नहीं है कि पैसा मिलेगा कैसे उस किसान को, चाहे प्रतिपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे। उसका एक प्रोसीजर होता है, बाकायदा गिरदावरी के जरिए सरकार वो गिरदावरी कराती है, वो किसान की एप्लीकेशन से नहीं होती है, वो गवर्नमेंट कराती है कि कितना फसल खराब है। यूनिट अब चलिए पहले कम कर दी, पहले पूरा एक एरिया हो जाता था, सब तहसील को इकाई बना दिया गया, अब वो कम से कम हुआ है पिछले कुछ सालों से, वो ठीक बात है। लेकिन एक फसल बीमा योजना बहुत बड़ा स्कैम इस नाते मैं कह सकता हूं कि आप गिरदावरी, और एक रोचक बात है आपकी सरकार आ गई, आपके एक एमएलए ने एक रिपोर्ट का हवाला किया, 2 रिपोर्ट उसके हाथ में थी जालोर से, सुखराम बिश्नोई, कलेक्टर की, महेश जी को ध्यान है 23 दिन में एक कलेक्टर की 2 रिपोर्टें, एक कलेक्टर ने ये रिपोर्ट दे दी, उसके कागज उनके हाथ लग गए, 23 दिन बाद वो रिपोर्ट बदल जाती है, सेम ही गांव और कस्बे जो तहसील उसी की 2 रिपोर्ट। तो ये जो चैलेंज आपके सामने, हम बात चुनौतियों पे कर रहे हैं, ये चुनौतियों से ब्यूरोक्रेसी आपके सामने एक चुनौती होगी, उसको किस तरह से बांट पाएंगे। और ठप्पा लग गया किस पे, जिसपे इंश्योरेंस कंपनियों को कम पैसा देना पड़ा, उस पे ठप्पा लगा बाकायदा। तो ये कैसे आप पार पाएंगे इससे? नहीं, इस तरह की धांधली हम पिछले 5 साल से होती हुई देख रहे हैं और उनसे हमने सबक भी लिया है। हमारे जनप्रतिनिधि कम से कम इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं, और देखिए 13 से 18 तक की नहीं हुई है, 8 से 13 के बीच में भी हुई है ये कुछ, अब वो काफी लंबा पीरियड हो गया, लेकिन अब आगे इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाएगा और सभी को चिंता है किसान की, और सभी पार्टियों को मिलकर इस तरह की चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के कर्ज माफियों से बहुत लंबा नहीं दौड़ा जाएगा। ये कर्ज माफी इसलिए की गई है कि पिछले 5 साल से बेचारा किसान त्रस्त है। इन्होंने एमएसपी लागू की है, तब इनके 5वां साल निकल गया और उसके बाद लागू किया है। आप मैडम आप धीरज रखिए, थोड़ा सा सुनिए, पहले आखिरी में लागू किया जब फसल का खरीदने का बेचने का सब समय निकल गया, उसके बाद, और उससे सस्ती किसान बेचने को बाध्य रहा इन लोगों ने, और किसान 25% जो अपनी टोटल फसल का बेच के कहां से मुनाफा कमाएगा, आप देखिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अब लोग, हमारी सरकार बिल्कुल तैयार करेगी, जिससे किसान को परमानेंट रिलीफ मिले, न कि ये तात्कालिक रिलीफ। चलिए विक्रम सिंह जी, खैर ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है ये, लेकिन आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं, चाहे तो एक राहत दे सकते हैं। किसान की जो क्रॉप है आज भी टोटल क्रॉप का उसका 5 से 10% तक एवरेज, टोटल मैं बता रहा हूँ सर, इनके जरिए 6% की खरीद हुई है, खरीद नहीं हो पाती। आज बाजरे का एमएसपी तो बढ़ा दिया, चलिए मान लेते हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन खरीद कितनी हो रही है बाजरे की? सरसों के एमएसपी बढ़ा दीजिए, आप गेहूं की बढ़ा दीजिए, खरीद कहां हो रही है? लहसुन लिए घूम रहा है किसान। सब भाजपा इसमें ही तो माहिर है, आंकड़े जारी करने में, आंकड़ों के जरिए अपने। अब भाजपा को कोर्ट मत करिए, भाजपा को कोर्ट मत करिए। मैं तो आपसे विक्रम सिंह जी आपके सामने चुनौती रहेगी, चुनौती, ये चैलेंज है आपके सामने, हम इसको चैलेंज के जरिए चुनौती आपके सामने। और आप देखिएगा कि हम इसको एक सिस्टम डेवलप होगा जिसमें किसान को परमानेंट रिलीफ मिलेगी और किसान की हालात सुधरेंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल हम इसको चुनौतियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए मृदा परीक्षण इन्होंने की कभी कार्यकाल में, कभी सोचा? चुनौतियों की बात है, चुनौतियां जो है, क्या लगता है आपको कि एक चर्चा ये भी है, एक चर्चा ये भी है, ये 2 पावर सेंटर्स की बड़ी चर्चा है इस समय कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, क्या वास्तव में एक पावर सेंटर के रूप में देखा जाना चाहिए? एक बड़ी चुनौती होगी ये सरकार के सामने। कि देखिए जिससे भी बॉडी लैंग्वेज जैसी है और ये जो स्टेटमेंट रहे हैं खासकर नेताओं के अगर देखें तो जो जिस तरह से सचिन पायलट जी ने कहा कि गहलोत जी का और मेरा दोनों का जादू चला और एक नहीं 2-2 करोड़पति आ गए। ये जो स्टेटमेंट है उससे आपके यहाँ कितने ऐसे एक बार धीरज रखिए, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास में भी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए
और फिर दूसरा है कि सब इस बार मंत्रिमंडल की सूची दोनों वहां राहुल जी को भेजी, ऐसी चर्चा है। 15 मंत्री इनके, 15 मंत्री उनके। अब इस कोटे में अगर इस तरह से अगर ये जैसी खबरें आ रही हैं और जिस तरह से निकल रही है तो निश्चित रूप से चुनौती तो है। पावर सेंटर 2 होने, एक ही होना चाहिए, तब तो मैसेज अच्छा भी चाहता है। लेकिन इस बार संयोग ऐसा बैठा है कि दोनों की युवा और अनुभवी चेहरे। अब इसमें ये चुनौती कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व की है कि नेतृत्व, अनुभवी नेतृत्व किस तरह से युवा नेतृत्व के साथ लेकर के चलता है और किस तरह से वो लोकसभा चुनाव में परिणाम देता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के कांग्रेस साथ में चलेगी, तो उसका कुछ बेनिफिट की बात आ सकती है। विक्रम जी, देखिए सीधा आप लोगों से जुड़ा सवाल है, ये 2 पावर सेंटर्स की बड़ी चर्चा है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। ऐसा ये चर्चा है कहाँ? मैंने तो आपके यहाँ सुनी, हमारे यहीं पे चर्चा सुनी है। सब मीडिया क्रिएशन है सब, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कयास लगाए जाते हैं और उसमें जो हमारे विरोधी है उनका भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा। विरोधियों को तो क्या मजा आएगा इसमें, बताइए मुझे। कोई पावर सेंटर नहीं होते हैं, कोई पावर सेंटर नहीं होते हैं। सरकार मिलजुल के चलेगी, अनुभव और युवा एनर्जी मिलके काम करेगी और सरकार मिलके ही काम करती है। आप देखते हैं, आप जैसे अनुभवी आदमी को मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, सरकारें मिलके ही काम करती हैं, तभी सफल होती हैं और तभी सफल होंगी, आप देखेंगे। और मंत्रियों की अलग अलग लिस्टें, ये सब कयास होते हैं। राजनीति में ऐसे कयास चलते रहते हैं, इस तरह के कयासों का कोई स्थान भी नहीं है। आप देखिएगा, एक साथ टीम बनेगी, टीम मिलजुल के काम करेगी। प्रतिपक्ष को क्यों कोट किया आपने? प्रतिपक्ष का क्या रोल है इसमें? इस तरह की बातें वहीं से आती हैं। अब हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई चर्चा है नहीं, कहां से आई है चर्चा मुझे तो पता नहीं। चलिए निमिषा जी, पावर सेंटर्स की चर्चा प्रतिपक्ष फैला रही है, इस तरह से कोई लिस्टें आएंगी मुझे तो नहीं पता है कहीं भी। मैं तो वहीं प्रदेश कांग्रेस। निमिषा जी, पावर सेंटर्स की चर्चा प्रतिपक्ष खारिज कर रहे हैं आप इसे कि पावर सेंटर नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब ऐसे ही है। ये 48 घंटे में जब इनकी सरकार का चयन होता है, जब इनकी संख्या परिणाम आते हैं, चुनाव के परिणाम आते हैं, आपके 9 दिन 7 दिन और 6 दिन भूल गए मैडम। आपके राष्ट्रीय नेता भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, आप तो मत करिए कम से कम। योगी जी को चुनने में आऊंगा मैं आपके पास आ रहा हूँ। झूठ विक्रम सिंह जी आ रहा हूँ, सुनूंगा मैं बैठ के। एक बार वो कहना क्या चाह रही है, वो कहना क्या चाह रही है, योगी जी का फैसला 9 दिन में हुआ है और नागपुर से हुआ है। किस तरह की बातें करते हैं आप? कम से कम आप तो मत बोलिए। एक बार चर्चा तो सुनिए, कहना क्या चाहती है, एक बार स्टेटमेंट तो आने दीजिए। अभी तो बोलना ही शुरू किया इन्होंने। बोलिए, आप बोलिए। त्वरित प्रतिक्रिया अपने आप में हताशा कर लेती है। हताशा किस बात की? परिणाम आते हैं, हम तो खुशी में 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, तब दिल्ली से ही आपका स्टेटमेंट आता है कि 48 घंटे में हमने 7 लाख लोगों से संवाद किया। ऐसा इन्हीं के कांग्रेस का स्टेटमेंट आता है और ये कहते हैं कि उस संवाद के बाद नेतृत्व तय किया जा रहा है। बार बार एयरपोर्ट आना, फिर लौटना, एयरपोर्ट आना, ये सब सारे पूरे मीडिया के माध्यम से हम सबने देखा और चर्चा परिचर्चा चली है। तो देखिए, पावर डिसेंट्रलाइजेशन, कौन बनेगा करोड़पति में, पहली बार 2 करोड़पति बन के बाहर निकले, ये अपने आप में क्या हताशा भरा और अपने आप में लोकतंत्र का जो हर्ष होते हुए जो देख रही जनता, उसकी हताशा है ये। क्योंकि आज ही बहुत बड़ा जो अपने आप में विकास के सुशासन पे मोहरी लगाया है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई बहुमत हासिल करके, बहुमत के आंकड़े को भी आप पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आइए और राजस्थान के सुविकास को आगे लेकर के जाइए। आपसे 26 सीटें ज्यादा है हमारी, फिर भी आप बैठ करके वहां बोलते हैं कि नहीं हम तो 2 करोड़पति बन गए। आप करोड़पति बनने की बात करें या लोकतंत्र का अपने आप में परिदृश्य जो है हताशा की ओर जा रहा है, आप भ्रष्टाचार की ओर लेके जा रहे हैं। तुरंत जो पिछले कुशासन को जो आपने दिया था, हम तो एक ही कहते हैं कि आप पावर सेंटर बनाइए, लेकिन आज जो राजस्थान की जनता है, उसकी उम्मीदों की जो एक राजस्थान की जनता को एक जो सम्मान मिला है वैश्विक परिदृश्य पे, उसको आप आगे बढ़ा करके लेके जाए। पहला जो कुशासन आपने दिया था, उस कुशासन की वापस पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैं एक बात उस समय किसानों का जो कुशासन की शुभकामनाएं देते हैं। नहीं, मैं तो कहूँगी सुशासन करिए आप। कुशासन कम से कम राजस्थान प्रदेश की जनता को तो बक्षिए, जनता को आप बख्शिए, इस तरह की उम्मीद मत करिए। किस तरह की ये जो एक साधारण बात को आप इतने राजनीतिक जो है ना, आप इसे साधारण राजनीतिक रूप मत दीजिए, राजनीतिक रूप मत दीजिए। आप किस तरह का शासन देखे गए हैं, जनता देख रही है। मैं तो कह रही हूँ, आप हमारे ऊपर अब बात सुनिए ना, आपने बोल दिया ना, अब आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। आपके यहाँ योगी जी को 9 दिन, योगी जी को निकालने में 9 दिन लगे,
योगी जी को 9 दिन लगे मुख्यमंत्री बनाने में। कि आप हमने किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? डिसेंट्रलाइज नहीं किया, यहाँ पर प्रोसेस से होता है, यहाँ पर ये और नहीं गुजरात में किस तरह से आपने तीन मुख्यमंत्री बदले हैं, किस तरह का आरोप लगाया, किस तरह का आनंदीबेन का किस तरह से हाल किया है, उनको राज्यपाल बना के सत्ता से बाहर भेजा है, सारी जनता देख रही है, भूली नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जनता जल्दी भूल गई है। जनता ने आपके सारे रूप देखे 5 साल में, हम ये कहते बिल्कुल याद है जनता को। और बाकी है तो हम लोग याद दिला देंगे जनता को। अवसर मिला, आप करिए। कम से कम आप तो मत बोलिए, पार्टी के अंदरूनी फैसले होते हैं, इनमें आपको इस तरह से दखल देने का 12 लाख में जो नहीं करना चाहिए। वृद्धि हुई है, अब आप लगातार बोली जाएंगी, वो अभिवृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह की तक पहुंचा है, आवास हर किसी को उसी का नतीजा है चुनाव गिर जाए। सही है, देखिए आपने उसी का नतीजा है दिया, उसमें आप 21 तक सिमट गए थे। अब आप बात कर रहे हैं पिछले 5 साल के कुशासन की बात करिए ना। आप क्यों निपट गए? आप 73 सीटों पे क्यों चले गए? कोई बहुत आप सत्ता से बाहर है ना। हम लोग आपसे 26 सीटें, हमारे पास ज्यादा है। हम हारे नहीं है, लेकिन आप ये जनता ने फैसला किया, जनता के फैसले का सम्मान करिए। आप हार को पचाना सीखिए। अहंकार है ना, कौन बने? इस तरह का अहंकार से भरी हुई पार्टी भाजपा है। जनता ने आपको अहंकार हमारे नेताओं में, पार्टी में कोई अहंकार नहीं है। निमिषा जी, वैसे एक एक्सपीरियंस में आपसे जानना चाहूंगा, ये अहंकार वगैरह कहाँ से आते हैं शब्द? सत्ता में अहंकार का एहसास होता है क्या? ये योगेंद्र जी, इन्होंने एक वक्तव्य दिया है, करोड़पति बन गए। हम तो कह रहे सेवक बनाया आपको, जनसेवक है, जनपति नहीं दिए आप। अब हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहने पर से प्रधान सेवक नहीं होते हैं। सेवादार, चौकीदार ये होना चाहिए। सेवादार, कामदार, नामदार, किस तरह की बातें आपके प्रधानमंत्री जी नई जुमले दिए हैं। लखपति करोड़पति छोड़िए आप, लखपति करोड़पति वर्ड तो सामाजिक रूप में चलन में है इस तरह के वर्ड, और वो एक कार्यक्रम की वजह से ज्यादा चलन में है। सज्जन कुमार जी आप छोड़िए, क्या बात है, कहाँ सरकारी फैसले वो तो आप देखिएगा। आपके रफाल पे आएंगे दंगों के अंदर आपके अध्यक्ष जी 1.5 साल जेल में रहेंगे। आप मत छेड़िए इन चीजों को। फिर ये रफाल में जाएंगे। कानूनी चीजें हैं, उनको आप मत छेड़िए। वो कानून की प्रक्रिया है, उसको कानून को डिसाइड करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, वो आपको मत चलिए उसको। एक बात अच्छी कही, एक बात बहुत अच्छी कही अभी निमिषा जी ने। ये बात तो आप तय कर लीजिए कि जुमला केवल एक कांग्रेस का शब्दकोश से निकला हुआ नहीं था। जुमला मतलब है कि विपक्ष के शब्दों के कोष में आ गया। अब इन्होंने भी जुमला शुरू कर दिया कि इनका जुमला है। तो चलिए, जुमला शब्द तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ का यह जुमला जहां फिट बैठे, जहां यूज किया जा सके, गमले की तरह करिए आप यूज जुमला। मुझे लग रहा है कि जुमला तो बस एक ऐसा शब्द हो गया कि जब किसी पे आरोप जड़ना हो, कह दीजिए कि इनका जुमला है। चले महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। चुनौतियों की बात की जा रही है, पावर सेंटर्स की जो मैं बात कर रहा था आपसे। पता नहीं अभी सच्चाई तो क्या है, कौन राहुल गांधी के पास में गया जब इन तीनों की मीटिंग हुई, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। लेकिन बाहर की कुछ चर्चाएं जो होती हैं, इस चर्चाओं को मैं आपके एक्सपीरियंस को इस वजह से पूछना चाहता हूं, उसका एक लाभ लेना चाहूंगा मैं, कि जब इस तरह की चीजों की चर्चाएं होती हैं तो क्या वास्तव में कुछ सियासत पे, सियासी चर्चाओं पर कुछ असर पड़ता है? क्योंकि आपको थोड़े दिन पहले के मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का मैटर चल रहा था, तो उस वक्त इसी तरह की चर्चाएं थी। बीजेपी से लगातार खारिज कर रही थी कि ये सब मीडिया की बनावटी चीजें हैं और ये सारी बातें। वही सिस्टम अब कहा जा रहा है कि सब दोनों के बीच डिफरेंसेज हैं, पार्टियां 1 मिनट में खारिज करती हैं। ये ऐसी बातों को जन्म कहां से होता है? देखिए, जहां तक है कि एक्शन से रिएक्शन हो जी, तो जो एक्शन हो रहा है उस पर अगर मीडिया को रिएक्ट करता है या अपने ऑब्जर्व करता है, तो आजकल एक ये टेंडेंसी राजनीतिक दलों की, हर राजनीतिक मीडिया पे सिर्फ मतलब क्या कहता हूँ, ठीक रिपोर्ट नहीं की एक आदत हो गई। हर काम के सब मीडिया करता है, फिर आपके करने पे ही तो कहा है मीडिया जो देख रहा है, जो कर रहा है, वो आपको ही तो देख के मतलब क्या कहता है बता रहा है आम जनता को। वो अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा है कि ये चीज है। खैर, ये वाली जो चीज है कि जिस तरह से है कि इसमें कोई दुराई नहीं है कि जिस तरह से जुमलेबाजी वगैरह की जो चल रही है, राजनीति अब मुद्दा विहीन होती जा रही है, मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। और जो मुद्दे लाए जा रहे हैं वो भी मतलब क्या कहते हैं, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास, समग्र समुदाय का होना चाहिए, देश का होना चाहिए, क्षेत्र का होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अंततः हम राजनीति में उसी तरह की राजनीति पे आ जाते हैं, या तो मतलब बदले की भावना में आ जाते हैं, या मतलब
पुराने जो जितने भी हैं उनको सबक सिखाने के लिए आ जाते हैं। तो जो चीज आप अपने सिद्धांतों पे आप स्वयं रहिए, दूसरे के सिद्धांतों पे दूसरों को सीख देने की कोशिश। ये जब सीख देने की बातें होती है ना, तब ये जुमलेबाजी की शुरुआत होती है। फिर वो मुद्दे से हट करके किसान, रोजगार वगैरह ये सब जो भी है, देश के आम आदमी को किस तरह से महंगाई से निजात मिले, उसको मतलब क्या कहते हैं ना, इसकी बहबूदी के लिए क्या होना चाहिए, उसकी इनकम कैसे बढ़े, उसकी बजाय उसके इनकम बढ़ने की बजाय उसकी कटौती, इनकम में कटौती करने की कोशिश की जाती है। ये कि बिल्कुल बढ़ जाए। चलिए मैं लौटूंगा। देखिए, चैलेंजेस हर कदम पे हैं, चुनौतियां, लेकिन चुनौतियों को एंजॉय भी करना चाहिए। अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो आप मजबूत कैसे होंगे? चुनौतियों को जीत कर उन्हें पार पाकर तो मजबूती होती है। सरकार नहीं है, शुभकामनाएं हम उसे देंगे, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चुनौतियां हो, किसानों के कर्ज माफी की चुनौतियां हो, बेरोजगारी की चुनौती हो, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक चैलेंज बन गया है कि उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे। चलिए, जैसे जैसे वक्त निकलेगा इन चुनौतियों से सरकार आखिर पार कैसे पाती है, लेकिन एक पब्लिक चर्चा है कि ये चुनौतियां नई सरकार के सामने जरूर मुंह आए खड़ी हैं, और हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। हमारे अतिथियों के अपने अपने व्यूज थे कि चुनौती हैं, नहीं है, उसमें क्या सरकार का अपना एक रवैया होना चाहिए। तमाम पहलुओं को छूने की हमने कोशिश की है, लेकिन चुनौतियां जब इतनी बड़ी हों, ज्यादा हों, तो समय थोड़ा सा उसके लिए कम है। लेकिन फिर भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।